बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दयार डिजिटल नेटवर्क से मैं हूं आतिफ खालिद सती। प्रोग्राम पब्लिक टॉक में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं नाजरीन के प्रोग्राम पब्लिक टॉक में हम इंटरनेशनल, नेशनल और रीजनल लेवल पे जो अहम तरीन इशूज़ हैं उनको ज़ेर बहस लाते हैं और अपने नाजरीन की मालूमात में इजाफा करते हैं। आज के प्रोग्राम में भी हम अहम तरीन मौज़ूआत को लेकर हाज़िर हुए। आज का प्रोग्राम बड़ा मालूमाती होने जा रहा है, आप आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज एक बार फिर हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए सीनियर साफ़ी और तज्ज़िया निगार जनाब इश्तियाक अहमद अब्बासी साहब। तो आइए उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपनी गुनागू मसरूफियात से वक्त निकाला और प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो आप ये फरमाइएगा कि नए चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली हैं, तो जो मुल्क में इस वक्त आइनी बुरानी कैफियत है और लोग भी बहुत ज़्यादा मायूस हैं, आपकी नज़र में ईसा साहब जो है वो किस हद तक इस बुरानी कैफियत पे काबू पाने में कामयाब हो सकेंगे? सब बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में जितने भी बहरान इस वक्त हैं या माजी में रहे, उन बहरानों में किसी न किसी हद तक हमारी बदकिस्मती से अदलिया का और आला अदलिया का किरदार भी रहा है। ख़ास करके जब भी मुल्क में मार्शल लॉ लगा और डिक्टेटर ने इक़्तिदार संभाला, तो हमारी अदलिया ने वो किरदार अदा नहीं किया जो उसको करना चाहिए था, या जो उस वक़्त आइन और कानून की ज़रूरत थी। और नज़रिया ज़रूरत हमने देखा कि बारहा इस मुल्क के अंदर इस्तेमाल हुआ। मौजूदा चीफ़ जस्टिस जो हैं, यकीनी तौर पे इनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं, और जब भी कोई नई हुकूमत आती है, नए आर्मी चीफ़ आते हैं या अदलिया का सरबराह आता है, तो तवक्कुआत होती हैं। और इस हवाले से तो बड़ा खुशाइंद है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अच्छी शुरुआत का आगाज़ किया है और उन्होंने 2-3 ऐसी रवायात कायम की हैं अपने 2 दिन के अंदर जो बड़ी हौसला अफजा हैं। और हम समझते हैं कि चूँकि साबका चीफ़ जस्टिस के दौरान उन्होंने उन पर बड़ा तनकीदी दौर भी देखा और सारे तजर्बात उनके सामने हैं, तो उनकी रोशनी में मैं समझता हूँ कि ये बड़े बेहतर से बेहतर फ़ैसले करेंगे। और इस वक्त जो हालात हैं, ज़ाहिर है जो मुल्क के मजमूई हालात हैं, अगर आप मुल्क की मुआशी हालत की बात करें, बेरोज़गारी की बात करें, महंगाई की बात करें, तो उसमें तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा किरदार अदा नहीं कर सकती। लेकिन मुल्क के अंदर जो आइनी बहरान है, कानूनी बहरान है, और आइनी और कानूनी बहरान की वजह से अवाम के अंदर जो मायूसी है, उस मायूसी को ख़त्म करने के लिए मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। आप देखें कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस जो थे, हमारी उनसे कोई ज़ाती लड़ाई या दुश्मनी न थी, न है और ना होनी चाहिए, लेकिन उस दौर में कुछ ऐसे फ़ैसले हुए जो मेरा ख़्याल है कि वो सारी ज़िंदगी साबिक़ चीफ़ जस्टिस से बंदयाल साहब का पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर आप पूछें कि क्या, देखिए सियासी फ़ैसले जो होते हैं वो तो ज़ाहिर है एक पैराए के अंदर होते हैं, और सियासी फ़ैसलों के नताइज की रोशनी में एक जमात खुश होती है, दूसरी नाराज़ होती है। वो एक और तरह का मामला होता है। लेकिन कुछ मामलात साबिक़ चीफ़ जस्टिस के दौर में ऐसे हुए जो सवालात हमेशा उनका पीछा करते रहेंगे। उनमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि उन्होंने अपने दौर में फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं बुलाया, उन्होंने अपने दौर में फुल कोर्ट नहीं बुलाया, और जितना उनके दौर में पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पीटीआई के दौर में मुतालबात किए कि इन इश्यूज़ पर फुल कोर्ट बनाया जाए, तो वो उससे इज्तनाब करते रहे और उसकी कोई वजह समझ नहीं आती, और शायद वो भी किसी फोरम पे इसका जवाब दे ना सकें, क्योंकि फुल कोर्ट में ज़ाहिर सारे जज ही उन्हें थे, और जो फुल कोर्ट से फ़ैसला आता वो बड़ा पायदार फ़ैसला होता। लेकिन वो फुल कोर्ट के बगैर फ़ैसला करते रहे, जिसके नतीजे में उन पर बड़ी तनकीद हुई। दूसरा, मैं समझता हूँ कि जो उनकी सास साहिबा के हवाले से कंप्लेन थी, कमीशन कायम हुआ, उसकी सरबराही बेंच करने के लिए वो खुद बैठ गए। तो ये एक दो चार इस तरह के मामलात और भी हैं जो हमेशा साबिक़ चीफ़ जस्टिस का पीछा करते रहेंगे कि उन्होंने ये काम क्यों किए। और अदलिया के एक सरबराह की हैसियत से जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए तो ज़रा वो उनके लिए तसल्लीबख्श कौम के लिए नहीं होती। तो हम समझते हैं कि मौजूदा चीफ़ जस्टिस जो हैं वो कम अज़ कम इससे बेहतर रवायात कायम करेंगे, और उन्होंने की भी है। जब भी मुल्क के अंदर बड़ा मसला दरपेश हो, कानूनी और आईनी माहिरीन समझते हैं, और एक आम फहम शहूर आदमी भी ये कहता है कि फुल कोर्ट का फ़ैसला अगर आ जाए तो सब उसको मानने के लिए तैयार होते हैं। अभी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का मामला है, केस है जिस पे स्टे है, इसका मामला फुल कोर्ट में चला गया। अब फुल कोर्ट इस पर कोई भी फ़ैसला दे दे, मेरा ख्याल है पूरे मुल्क में कोई भी पाकिस्तानी उस पर एतराज़ नहीं करेगा, क्योंकि वो फ़ैसला फुल कोर्ट से आएगा।
बिल्कुल ठीक है, आप ये फरमा रहे हैं कि नए चीफ जस्टिस जो है वो अवामी तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। अच्छा सर, मुल्क में एक तरफ अवाम उन्नास जो है वो बड़ी परेशानी का शिकार हैं, इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल आपके सामने है और हालात ये बन रहे हैं कि मुल्क को चलाने के लिए मज़ीद कर्जा लो, पेट्रोल महंगा कर दो, बिजली महंगी कर दो, अशिया खुर्दनोश महंगा कर दो और मुल्क का निज़ाम इस तरह धक्के से चलाते रहो। ये निज़ाम कब तक चलता रहेगा और जो आम आदमी है वो महंगाई की चक्की में कब तक पिसता रहेगा और आम आदमी ये जुल्म कब तक बर्दाश्त करेगा? ये हालात किस तरह बदलेंगे? बड़ी अच्छी आपने ये बात की तरफ इशारा किया। और अगर हम एक आम फहम आदमी भी जो कोई मईशतदान नहीं है, कोई मामलात को नहीं समझता, उसको भी अगर आप पूछे तो वो यही कहता है जी कि इन्होंने और कर्ज़ा लेना है और पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, बिजली की कीमतें बढ़ानी है और हम पे मज़ीद बोझ डालना है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के आम शहरी की, इवन मुतवसत तबके की भी अब बस हो गई है। जो ताज़ा तरीन हमारी रिपोर्ट्स आई हैं हमारी मईशत के हवाले से और आवाम की जो हालत ज़ाहिर है उसके हवाले से, तो 2 करोड़ पाकिस्तानी मज़ीद जो पसमानदगी की सतह है उससे नीचे आ गया है और 9% पाकिस्तानी जो मुतवसत तबका था वो मुतवसत तबके की लाइन से वो भी पसमानदगी की तरफ चला गया। तो आम आदमी, इवन मुतवसत तबके का आदमी बुरी तरह से मुतासर हो रहा है और मौजूदा हुकूमत के पास या वो पार्टियां जो आइंदा इक़्तिदार में आना चाहती हैं उनके पास भी इसका कोई हल नहीं है। देखिए, इसका जो हल है उसकी तरफ कोई जा नहीं रहा। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ारत ख़ज़ाना ने गुज़श्ता दिनों एक रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को पेश की कि ये जो अफसरशाही की मुफ्त बिजली है इसको ख़त्म कर दिया जाए और इसकी जगह हम इनको कैश की सूरत में हम इनको एडजस्ट करते हैं, लेकिन वो उस रिपोर्ट पर अमल दरामद नहीं हो सका। अच्छा, मज़ीद तफसीलात सामने आई, क्यों नहीं हो सका? इसलिए नहीं हो सका कि पाकिस्तान में देखिए अब चीज़ें खुल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो अफसरशाही को मुफ्त बिजली दी जाती है, मिसाल के तौर पे आप एक बड़े ब्यूरोक्रेट हैं और आपको 2000 यूनिट बिजली मिल रही है और आप उस महीने मुल्क से बाहर थे और आपकी 2000 यूनिट इस्तेमाल नहीं हुई, 300 यूनिट इस्तेमाल हुई, 1700 आपको बच गई, तो वो 1700 का रिलीफ आम आदमी को नहीं जाएगा। वो अगले महीने फिर आपको 3700 यूनिट दे दिए जाएंगे कि सती साहब और अय्याशी करें। आपने 2000 पिछले महीने नहीं इस्तेमाल कर सके, आप मुल्क से बाहर थे, हम आपको पिछले महीने के बचे यूनिट्स भी इस साल दे देते हैं। मज़ीद जो हैरान कुन इंकशाफात हुए इस रिपोर्ट में जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को पेश की गई, उसके मुताबिक कुछ ऐसी शिकायत भी हैं कि बहुत सारे वो अफसरान, सरकारी एहलकार या अफसरशाही जिनको मुफ्त बिजली दी जाती है, वो बिजली अपने पड़ोसियों को यूनिट्स फ़रोख्त करते हैं। यानी आपके पड़ोस में मैं हूँ, मैं आम आदमी हूँ, आपको 2000 मिली, 4000 मिली, तो आपने 2000 यूनिट्स मुझे सेल कर दिए कम रेट पे और 2000 आपने इस्तेमाल कर लिए। अब ये वो चीज़ें हैं जिनका हल होना चाहिए। जब तक ये चीज़ें हल नहीं होंगी आपके मुआशी बुरान कम नहीं होगा, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरफ कोई जा नहीं रहा। अब ये जो मैंने अदाद व शुमार आपको पेश किए हैं ये बड़े हैरान कुन भी हैं और बड़े अफसोसनाक भी हैं। तो जब तक इन मामलात को हल करने के लिए पेशरफ नहीं होगी, मैं समझता हूँ कि आम आदमी पे बोझ बढ़ता रहेगा और आम आदमी मज़ीद बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है बिल्कुल नहीं है। जी, चीफ साहब ने बड़ी अहम तरीन बात की तरफ इशारा किया है कि अफसरशाही को जो यूनिट्स मिलते हैं, जो बाकी यूनिट्स बढ़ जाते हैं वो फ़रोख्त कर देते हैं। ये अफसरशाही और ये सारा सिस्टम जब तक नहीं चेंज होगा इस मुल्क में आम आदमी के हालात नहीं बदल सकते। अच्छा चीफ साहब, एक अहम तरीन इशू मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद है और जो उनकी पार्टी है उनके इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियाँ कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ इसी सिलसिले में जो है वो हज़ारा डिवीज़न अब्टाबाद में भी प्रोग्राम था और पेशावर में भी कुछ तैयारियां हो रही थी, मरकज़ में भी तैयारियां हो रही हैं। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो उनका मुस्लिम लीग नून का किस हद तक कम बैक होगा और उनका आना किस हद तक पार्टी के लिए सूतमंद या मुल्क के लिए सूतमंद साबित हो सकता है? साथ ही साथ आप सर ये भी फरमाइए कि मुस्लिम लीग नून के 2 सीनियर तरीन रहनुमा, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब और साबिक़ गवर्नर सरदार मेहताब अब्बासी साहब, इनका सियासी मुस्तकबिल क्या है जिन्होंने? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ सब वापस आ रहे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा साजगार हालात उनके लिए सच्ची बात है नहीं है। यानी ऐसा नहीं होगा कि मिर्ज़ा यार गलियों में फिरे और गलियां सुनसान हों, ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। और आवाम इस वक्त महंगाई और बेरोज़गारी और मामलात से बड़े तंग हैं और ज़ाहिर है इसका
जो है अगर हम इसको बड़ी ज़िम्मेदारी है, सारी ज़िम्मेदारी अगर पीडीएम हुकूमत पे ना भी डाली जाए तो आखिरी 16 माह की जो पीडीएम गवर्नमेंट की कारकर्दगी थी और जिस तरह वो मुल्क को इस दलदल में धकेल के गए, ये ज़िम्मेदारी तो उन पर बनती है। अब ये ऐसा सवाल है कि इसमें हम कुछ कह नहीं सकते कि मुस्लिम लीग नून का वोटर या खामोश वोटर या पाकिस्तानी कौम इस बात को किस हद तक तस्लीम कर लेगी और कितना जल्दी तस्लीम कर लेगी कि हम मियां नवाज शरीफ को एक बहुत बड़ा वेलकम करें और वो आके मुल्क को बुरानी कैफियत से निकालें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मियां साहब के पास भी अलादीन का चिराग न था, न है, न हो सकता है किसी के पास भी। अभी तक कोई मैकेनिज़्म हमारे सामने नहीं आया कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे और किस तरह मुल्क की हालत बेहतर होगी, इसके पीछे क्या प्लान है। उनके आने का प्लान तो हमने समझ आ गया कि वो आ रहे हैं और डेफिनेटली उनको जो है वो ऐसे इशारे भी शायद मिले हों कि वो मुल्क में वापस आएँ, इसीलिए वो आ रहे हैं। उनको आना भी चाहिए, उनका वेलकम भी होगा, उनके जलसे भी होंगे, उनकी पार्टी इलेक्शन में एक बड़ी पार्टी भी उभर के सामने आ सकती है, उनको पंजाब की हद तक अक्सरियत भी मिल सकती है, शायद मरकज़ में भी मिल जाए। लेकिन वो मुल्क के हालात को कैसे बेहतर करेंगे, ये बात हम समझने से कासर हैं, चूँकि मुल्क के हालात बड़े गंभीर हैं और मियाँ साहब कैसे ठीक करेंगे ये बात अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपने जिक्र किया शाह खान अब्बासी का, सरदार महताब खान का, तो देखिए सियासत बड़ी बेरहम खेल होता है और इसमें आप जो है वो कोई भी ऐसा बड़ा तजिया कर नहीं सकते। लेकिन शाह खान अब्बासी का और सरदार महताब खान का या कुछ और ऐसे पुराने लोगों का पार्टी से दूर होना पार्टी के लिए कोई बहुत अच्छा साइन ये नहीं है कि बड़ा तारीख़ी काम पार्टी ने किया है कि सीनियर रहनुमा जो पार्टी से दूर हैं। ये चीज़ें बिलखुसूस वो पार्टी रहनुमा जिन्होंने कुर्बानी दी हो, उनके लिए मसाइल तो पैदा हुए। अब पार्टी भी उनको ऑन बोर्ड ना ले तो ये चीज़ें पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए कोई बहुत अच्छा वो नहीं होती। लेकिन मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब अगर वापस आ रहे हैं और पूरी वो एक अपनी पार्टी की सारी तंजीम को देखेंगे, टिकट्स के मामलात को देखेंगे और अगर ये मामलात मियाँ साहब के हाथ में हुए, जो कि लग रहा है उनके हाथ में होंगे, तो फिर वो मेरा ख्याल है कि शाह खान अब्बासी को और सरदार महताब को अपनी टीम का हिस्सा बना लेंगे और दोनों जो है वो टिकट लेने में शायद कामयाब भी हो जाएं। लेकिन बात यहाँ पे सवाल ये भी बनता है ना कि सरदार महताब अब्बासी साहब जैसा सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन वो पार्टी में सिर्फ टिकट की हद तक की शायद महदूद नहीं रहना चाह रहे, तो वो प्रोविंशियल जो उनकी बॉडी है, जो सूबाई सदर हैं, सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं, वो इस पे भी मोतरज़ हैं कि पार्टी का वर्क अच्छा नहीं हो रहा, तंजीम साजी बेहतर नहीं हो रही और पार्टी ने जो है वो ग्रूम नहीं किया, पार्टी पीछे गई है पिछले 7-8 सालों में। तो अगर सरदार साहब ऐसी सूरत हाल में आज़ाद हैसियत से अगर इंतखाबी अमल में हिस्सा लेते हैं और अगर पार्टी उनके हल्के एबटाबाद में से किसी दूसरे को टिकट दे जाती है, तो इस सूरत में नून को किस हद तक सर्वाइव करना पड़ेगा? मैं समझता हूँ कि शायद उनके मुकाबले में पार्टी टिकट किसी को ना दे, हो सकता है सीट ओपन छोड़ दे। और सरदार महताब साहब को जिस चीज़ का एडवांटेज मेरा ख्याल है मिलेगा, वो एक तो ये है कि ये कहा जाता है कि उनके बाद उनका जो आबाई हल्का है, सूबाई हल्का, उसमें कोई काम वगैरह नहीं हुए और लोग दोबारा उनकी तरफ देख रहे हैं। दूसरी बात जो उनकी फेवर में जा सकती है, सरदार महताब खान की फेवर में, देखिए चूँकि ये हमारा भी इलाका है, एक वक्त था कि इस इलाके का सर्कल बकोड़ का सूबे की सियासत में बड़ा मौसर रोल था, बड़ा किरदार था सर्कल बकोड़ का पूरे सूबे की सियासत में। जबकि आज हम देखते हैं कि वो किरदार तो क्या, दूर दूर तक ऐसी कोई हमें एक्टिविटी भी नज़र नहीं आती। तो मेरा ख्याल है कि ये जो फ़र्क आया है कि एक वक्त था कि पूरे सूबे की सियासत को सर्कल बकोट लीड करता था और आज सर्कल बकोट कहाँ है। मेरा ख्याल है ये एक वो बयानिया या नारा हो सकता है जो आइंदा इलेक्शन में सरदार महताब खान को बहुत सपोर्ट कर सकता है और करेगा कि सर्कल बकोट की जो एक हैसियत थी सूबे के अंदर, वो आज हमें नज़र नहीं आती, वो ख़त्म हो गई है। और ज़ाहिर है वो ख़त्म इसलिए हुई है कि सरदार महताब खान सियासी तौर पे कमज़ोर हुए हैं, तो ये चीज़ उनको बड़ी हद तक सपोर्ट करेगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि बकोट सर्कल की हद तक से सरदार साहब के साथ लोग जो है वो दोबारा खड़े हो जाएंगे और तैयार हो। अगर सर पीटीआई की बात की जाए और केपी सूबे को ले लेते हैं, केपी सूबे में इस टाइम जो है वो अली असगर खान साहब जो है वो वापस पार्टी की टॉप मोस्ट, उन्हें सूबाई जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया है और इससे पहले भी वो इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे हैं। और अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि केपी में पहले पीटीआई के करता धरता परवेज़ खटक हुआ करते थे और परवेज़ खटक और
और अली असगर खान की कभी आपस में बनी नहीं है। आपको याद होगा कि ज़िमनी इलेक्शन में जब अली असगर खान ने इलेक्शन कंटेस्ट किया तो परवेज़ खटक सीएम थे, तो उन्होंने कोई फेवर नहीं की। इवन के जो मनसूबाजात के ऐलान किए उनके हल्के में, फिर वो भी फुलफिल नहीं हो सके। तो इन दो रहनुमाओं की कभी भी आपस में बन नहीं सकी, परवेज़ खटक और अली असगर खान की। तो अब अली असगर खान और उनकी टीम खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को देख रहे हैं। ये टीम किस हद तक कामयाब होगी और पीटीआई का कमबैक मुमकिन है इस टीम के ज़रिए? मैं समझता हूँ कि परवेज़ खटक साहब ने पीटीआई को छोड़ा, खान साहब को छोड़ा, उनका एक सियासी फ़ैसला था। हर सियासतदान सियासी फ़ैसले इस तरह के लेते हैं, लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद जो परवेज़ खटक साहब ने बयानबाजी की ना, उनकी बयानबाजी में बिल्कुल कोई जान नहीं थी। और उन्होंने जो बयान उसके बाद दागे सियासी तौर पे, उन्होंने परवेज़ खटक की शख्सियत को बड़ा नुकसान पहुँचाया। ठीक, मिसाल के तौर पे उनका एक बयान था कि जी पीटीआई का नज़रिया ही कोई नहीं था। यानी एक शख्स एक पार्टी के टिकट पे लड़ के जीत के वज़ीर आला बन गया, 5 साल तक वज़ीर आला रहा, 3.5 साल तक वज़ीर दफ़ा रहा, और फिर वो कह रहा है कि पार्टी का नज़रिया ही कोई नहीं था। तो ये ऐसे बयानात हैं जिन्होंने परवेज़ खटक की शख्सियत को बड़ा डैमेज किया है। दूसरी तरफ अली असगर खान जो हैं वो धीमे मिजाज के हैं और ठंडे मिजाज के हैं, इंतहाई पोलाइट सियासत करते हैं, बहुत बड़े बाप के बेटे हैं और बड़ी मुदब्बराना अंदाज में उन्होंने सियासत की है। और ना वो पार्टी के लिए उन्होंने कभी को बहुत ज़्यादा दावे किए, ना झूठे नारे लगाए, और पार्टी के साथ खड़े रहे और आज भी खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो उनका पार्टी के साथ मुसलसल खड़ा रहना है संजीदगी के साथ, ये अली असगर खान को बड़ा सपोर्ट करेगा, उनकी ज़ात को भी, उनके हलके को भी और पीटीआई कारकुनान को भी, कि मुश्किल वक्त में एक शख्स जो है वो पार्टी के साथ न सिर्फ खड़ा है बल्कि पार्टी के नज़रिए को आगे भी लेके चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप ये कहें कि परवेज़ खटक वर्सेस अली असगर खान, तो मैं समझता हूँ कि अली असगर खान ज़्यादा इस वक्त ये टीम ज़्यादा मजबूत और इनके वालिद ने तहरीक इस्तिकलाल जो वो ज़म भी कर दी थी पीटीआई में। जी, वो भी किया था, और ये टीम जो है ज़्यादा मजबूत अंदाज में मैं समझता हूँ काम कर सकती है। परवेज़ खटक असबियत या कबायलियत को लेके तो शायद एक वोट बैंक हासिल करने में कामयाब हो जाएं, उसमें वो हो भी जाएंगे, लेकिन नज़रिया जिसको कहते हैं, उसूल जिसको कहते हैं, परवेज़ खटक कबायली असबियत की बुनियाद पे, इलाकायत की बुनियाद पे शायद कुछ वोट वो ले भी लें, कुछ सीटें भी निकालें, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये भी एक उनसर है ना सियासत का। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अली असगर खान मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने आप को एक बड़े सियासी रहनुमा के तौर पर अपने आप को वो सामने लेके आए और बड़ी मुदब्बराना अंदाज में वो सियासत कर रहे हैं और पार्टी के लिए वर्क कर रहे हैं। और इस टाइम पार्टी के लिए वर्क करना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात है और इसका क्रेडिट हमें ज़रूर अली असगर खान को देना चाहिए। यकीनन ये खुशाइंद बात होगी, आम पब्लिक भी चाहेगी कि इंतखाबी अमल में भरपूर मुकाबला हो, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हर पार्टी को मिले। अगर वन साइडेड इलेक्शन हो तो फिर पब्लिक का कोई फ़ायदा नहीं, आपने दुरुस्त फरमाया। अच्छा सर, इश्तियाक अहमद भाई साहब, हम अपने प्रोग्राम में अवामी इशूज़ को भी ज़ेर बहस लाते हैं, कुछ अवामी मसाइल भी उठाते हैं। इस वक्त हज़ारा डिवीज़न में एक सबसे बड़ा मसला आवाम को जो है वो चेयर लिफ्ट्स के हवाले से पेश आ रहा है। आपको पता है कि बडग्राम में एक वाक़या हुआ था चेयर लिफ्ट के हवाले से, उसके बाद इन्होंने पूरे सूबे में जो मकामी सतह पे चेयर लिफ्ट या डोली लिफ्ट जिनको कहते हैं, वो इन्होंने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर्स ने दफ्तर में बैठ के बंद करने का ऐलान कर दिया। अब राब्ता शहराएँ भी नहीं है, ये मकामी चेयर लिफ्ट्स भी बंद हो गई हैं। क्या ये डीसीज़ का ये फैसला ठीक है? आप इसको कैसे देखते हैं, चेयर लिफ्ट्स को बंद कर देना? देखिए, यही वो अफसरशाही निज़ाम है पाकिस्तान का जिसने पाकिस्तान के अवाम को और सिस्टम को जकड़ के रख दिया है। ठीक, आप ये देखें कि जब किसी जहाज़ का क्रैश होने का वाक़या हो तो क्या वो एयरलाइन अपने सारे जहाज़ ग्राउंड कर देती है? बिल्कुल वो नहीं करती। गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, हादसा होते हैं। डेफिनेटली बडग्राम वाला हादसा था, बड़ा हादसा था, उसमें लापरवाही का अंसर भी था और कुछ टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं, मशीनरी होती है वो ख़राब भी होती है। लेकिन अफसरशाही जो है ना वो इसी का नाम है पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से। और ख़ास करके जब ये अफसरशाही देही इलाकों में जाती है, रूरल डिस्ट्रिक्ट में जाती है, तो वहाँ ये अफसरशाही प्लस हो जाते हैं। और ये अफसरशाही प्लस का फ़ैसला है कि आपने मैकेनिज़्म को ठीक नहीं करना, आपने ऐसा फ़ैसला कर देना है कि कल कोई ऐसा वाक़या दोबारा रूनुमा ना हो ताकि हमसे को पूछ ना सके। भाई आप जाके वहाँ पे उसको चेक करें और जो ठीक हैं उनको आप सर्टिफिकेट दें, आप उसका एक सिस्टम बनाएं। लेकिन वो सिस्टम चूँकि बनाना नहीं है, अवाम को तंग करना है, अपने कमरों से निकलना नहीं है, तो ये मैं इसकी समझता हूँ कि ये बड़ा इसको जो सीएम है उनको देखना चाहिए कि पीके के, चूँकि जो ये इलाका है पहाड़ी इलाका, लोगों को बड़ी सहूलत है इसके साथ। तो ये सहूलत अगर आपने उनसे छीन ली है और मुतबादल भी कोई नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा
जुल्म है, और ऐसा जुल्म है कि फिर मैं वही बात आती है कि एक वक्त ऐसा आएगा खुदा न ख्वास्ता, अवाम का गिरबान, अवाम का हाथ होगा, अफसरशाही का गिरबान होगा। और वो क्यों होगा? ऐसे ही फैसलों की वजह से। और को ये बजाय इसके कि गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे, मकान कुछ जगहों पे तो लोगों ने अपनी मदताब के तहत भी लिफ्ट्स बनाई हुई हैं, अपनी सहूलत के लिए उन्होंने बनाई है, लेकिन वो जो बनी हुई है वो भी गवर्नमेंट बिल्कुल ऐसी है। देखा ना, इम्तियाज़ अब्बासी साहब जो मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, इम्तियाज़ सुपर मार्केट के चेयरमैन, उन्होंने एक बहुत बड़ी ख़तीर रकम से अपने इलाके के अंदर, जो हमारा बिरोड का इलाका है, वहाँ से दोनों इलाकों को मिलाने के लिए एक प्राइवेट लिफ्ट उन्होंने कायम की, आवाम की सहूलत के लिए, कोई कमर्शियल पहलू से नहीं। वो तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लिफ्ट क्या कमर्शियल रेवेन्यू वहाँ से दे सकती है आवाम की सहूलत के लिए? तो वो भी बंद है। तो इस फोरम के ज़रिए हम मुतालबात करते हैं और सख्ती से इस पर हम आवाज़ उठाते हैं कि जो लिफ्ट्स बंद की हैं, जो सही नहीं है, उनको आप ठीक करने का गारंटी दें, उनको वारंटी दें, उनको टाइम दें, उनको आप कहें जिसको ठीक करें आप नोटिस उनको दें, जो ठीक हैं उनको आप चलने दें। आवाम को बहुत बड़ी सहूलत है, और एक सहूलत आवाम से आप बैठे बैठे इसलिए ले रहे हैं कि कल को हादसा ना पेश आए और हमें जवाबदेह ना होना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सीनियर साफ़ी और तज्ज़िया निगार इश्तियाक अहमद अब्बासी साहब, जिनकी मुख्तलिफ इशूज़ पे आप माहिराना आरा से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। आज तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह जल्दी दोबारा मुलाकात होगी।